हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अरबों द्वारा सिंध के विजय के बारे में समझेंगे। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में होता है। यहाँ पर दो उबैदुल्ला और बुदैर दोनों के नेतृत्व में 711 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया जाता है, जो कि दोनों ही आक्रमण जो है वो असफल होते हैं। 712 में पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है और ये मुस्लिम के द्वारा किया जाने वाला भारत के ऊपर सबसे पहला सफल आक्रमण होता है। इस समय भारत पर जो शासक है वो दाहिर का शासन है। 712 के बाद काफी समय तक का अरबों से पराजय होने के बाद बहुत सारी जो परिस्थितियां हुई, इन चुनौतियों का सामना करने के बाद 3 वर्ष जो है शासक शक्तियां जो है उभरी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और चालुक्य ये सब काफी समय तक इनसे लड़ते रहे और 300 सालों तक का राज करते रहे। मगर 1000 ईस्वी में 300 साल के अंतराल के बाद 1000 ईस्वी के आसपास फिर से जो शक्तियां थी विकेंद्रीकरण होने लगा। छोटी छोटी शक्तियों के हाथ में सत्ताएं आने लगी, केंद्रीकरण समाप्त होने लगा। तो यहाँ पर महमूद गजनवी के नेतृत्व में 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया जाता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय है वो अरबों के से ज्यादा तुर्कों को दिया जाता है। भारत में सिंध विजय के पूर्व अरबों के असफल आक्रमण हुए थे पहले भी। 712 से पहले 636 में बंबई के ठट्टा के निकट अब खलीफा उमर के समय में एक नाविक अभियान भेजा, जो कि सब असफल हुआ। इसके बाद 8वीं सदी के प्रथम दशक में सिंध में मारकान प्रदेश में इब्न अल हरी अल बहीती ने जो है एक दल भेजा। ये भी जो आक्रमण था वो असफल रहा। इसके बाद जो पहला सफल आक्रमण होता है वो 712 में होता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। और इसके ये आक्रमण क्यों किया गया, इसको लेकर बहुत सारे मत हैं, मगर अगर मोटी मोटा उसमें समझा जाए तो अरब सिंध पर विजय के साथ भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और भारत से धन संपत्ति लूटना चाहते थे। और ये काम ये पहले भी यूरोप और अफ्रीका में वो कर चुके थे। इसके अंतर्गत सिंध विजय के बाद सिंध विजय के साथ जो है जो बहुत सारे अभियान थे वो जुड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम के जो अभियान है, पहला अभियान देवल पर आक्रमण करना 712 में। मोहम्मद बिन कासिम 712 में देवल के बंदरगाह पहुंचता है और वहां पर दाहिर का भतीजे का शासन होता है। वो काफी अपनी शक्ति के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन छली ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया, जिस वजह से उसकी हार हुई। इसके बाद अगला जो अभियान था वो निरुल अभियान था और निरुल यहाँ पर बौद्धों का शासन था। बौद्ध भिक्षुओं ने युद्ध किए बिना ही जो है सत्ता स्वीकार कर ली मोहम्मद बिन कासिम की। इसके बाद वो सहबान की तरफ बढ़ता है, जहां पर दाहिर का चचेरा भाई माझरा शासन किया करता था। थोड़े बहुत गतिरोध के बाद इस क्षेत्र को भी वो जीत लेता है। इसके बाद सहबान विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम सिंध नदी को पार करता है और सिंध नदी के पार करने के बाद वो आता है दाहिर पर आक्रमण करता है। दाहिर इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता है और दाहिर भाग कर रावल में शरण ले लेता है, जहां पर दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध 20 जून 712 में होता है और इस युद्ध में फाइनली जो है दाहिर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो उसकी विधवा है वो किले का संरक्षण करने के लिए, जिसका नाम रान बाई है, वीरता पूर्वक जो है किले की रक्षा करती है। बाद में असफल होने के बाद वो जौहर के द्वारा अपने प्राण दे देती है। इसके बाद ब्राह्मणाबाद
दाहिर का पुत्र जयसिंह का शासन था और वहां पर मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है, जहां पर 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बाद में जयसिंह परास्त होकर युद्ध भूमि छोड़कर के भाग जाता है। ब्राह्मणाबाद में हारने के बाद मोहम्मद बिन कासिम की दूसरी विधवा रानी लाड देवी और 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों को बंदी बना लेता है। इसके बाद अलोर में दाहिर के एक अन्य बेटे के हाथ में था, जो कि थोड़े संघर्ष के बाद ये भी क्षेत्र इसके में शामिल हो गया। अब मोहम्मद बिन कासिम बढ़ता है मुल्तान की तरफ। मुल्तान की विजय 713 में होती है और मुल्तान की विजय में उसको अत्यधिक सोना मिलता है, इसलिए वो मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहता है। इसके बाद मुल्तान के बाद मोहम्मद बिन कासिम योजना बनाता है बाकी भारत को जीतने की, और यहाँ पर ये कन्नौज विजय के लिए अबू हकीम के अधीन एक विशाल अश्वरोही सेना भेजता है, मगर वो अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करता है या भारत पर कब्जा करता है इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही अभियान धीरे धीरे शिथिल होना शुरू हो जाता है। और 714 में खलीफा की मृत्यु के पश्चात जो आंतरिक अशांति थी वो फैल जाती है। जो गवर्नर है और जो राज्यपाल है धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर खलीफा हिशाम के समय में जुनैद जो कि गवर्नर हुआ करता था सिंध का, वहां उसको भारतीय सेनाओं के द्वारा परास्त होना पड़ता है और नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों या अरबों का संहारक कहा गया है। ये बात ग्वालियर प्रशस्ति में लिखी हुई है, ये भोज के द्वारा लिखा गया प्रशस्ति पत्र था। सिंध विजय के जो प्रभाव थे वो भारत में बहुत सारा जो लेन देन हुआ संस्कृति का, कला का, विज्ञान का, वो इसके द्वारा होता है। तो अरब जब सिंध पर आक्रमण करके आए तो उन्होंने एक चीज देखी कि जो भारतीय हैं वो बहुत ज्यादा अद्भुत योग्यता रखते हैं। तो अरब भारतीयों को प्रभावित करने की बजाय अरब स्वयं भारतीयों से प्रभावित हुए और अरब विद्वानों में बौद्ध, ब्राह्मण, भिक्षुओं के जो दर्शन शास्त्र थे, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, इन सब की शिक्षा ग्रहण की और इनको अपने साथ आत्मसात कर लिया। इसके बाद 8वीं शताब्दी में मंसूर के समय में अरब विद्वान जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत और हर्ष द्वारा रचित खंडन खंड खाद्य अपने साथ ले गया, जिसका उसने भारतीय विद्वानों द्वारा अनुवाद करवाया। जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य का आविष्कार है वो भारत में हुआ, लेकिन भारत के नाम ये श्रेय नहीं जाता, क्योंकि अरब जब आए तो शून्य की पद्धति यहाँ से सीख करके गए और रोम में ले जा जो है रोमन साम्राज्य में ले जाकर इसको प्रसारित किया। 9वीं शताब्दी में अलखवारिज्म नामक जो है गणितज्ञ के द्वारा इसको लोकप्रिय किया गया और 12वीं शताब्दी में ईसाई पटवासी एबेलाई ने ये ज्ञान जो है पूरे यूरोप में फैलाया और यहाँ पर इसे अरब अंक पद्धति के नाम से जाना जाने लगा। अरबों को ये श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन में जो आविष्कारित जो है कंपास था, कागज था, छपाई खाना, बारूद, ये सारा जो ज्ञान था उसने जो है यूरोप तक पहुंचाया। भारत से उसने भारत के मंदिरों से जो मंडप बनाने की कला थी वो उसने सीखी। मस्जिदों पर जो गुंबद बनने लगे वो कहीं ना कहीं इसका प्रतिरूप थे और भारत में जो विजय स्तंभ होते थे, मस्जिदों की जो मीनारें होती हैं वो उसके अंदर विजय स्तंभ की छवि झलकती थी। अरब आक्रमण का एक सबसे बड़ा पहलू ये रहा कि भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हो गया और सिंध के अत्यधिक लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और मुसलमानों में परिवर्तित हुए।